सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक उपाध्याय और आप देख रहे हैं गुरुजी आईएएस को। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातों का जिक्र किया था, लेकिन आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता किस प्रकार से है, कौन लोग उसमें हिस्सेदारी करते हैं, ये तो हम जान चुके थे। लेकिन उनकी हिस्सेदारी किस बिहाफ पर की जाती है, या फिर जो जनसंख्या होती है, क्योंकि भाई राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का इलेक्शन क्या होता है कि राष्ट्रपति पूरे भारत के लिए होता है, किसी एक के लिए तो नहीं होता है। समझ रहे हैं? यानी कि किसी एक व्यक्ति का या किसी एक राज्य का तो नहीं होता, पूरे देश का राष्ट्रपति होता है। और अगर पूरे देश का राष्ट्रपति होता है तो इलेक्शन चाहे इनडायरेक्टली हो, पूरे देश की जनता उसमें भाग लेनी चाहिए, बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो आर्टिकल 55 क्या कहता है कि आर्टिकल 55 उसके निर्वाचन की विधि की बात करता है, यानी प्रोसेस की बात करता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा किस प्रकार से। अब मामला ये निकल कर आता है कि भाई हमने देखा था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में विधायक वोट डालते हैं, और कौन से विधायक? जो निर्वाचित विधायक होते हैं, यानी कि जिनको जनता ने चुना होता है, वो लोग भाग करते हैं, यानी हिस्सेदारी करते हैं। अब उसके बाद अगर हम इन विधायकों के वोट की वैल्यू निकालें कि भाई मान लेते हैं किसी राज्य में जनसंख्या 1 लाख है, किसी राज्य में जनसंख्या 2 लाख है, और हो सकता है किसी राज्य में जनसंख्या 5 लाख हो। तो इस कंडीशन में उस राज्य के विधायकों की संख्या भी अलग अलग होगी, और जब विधायकों की संख्या अलग होगी तो उस राज्य का वर्चस्व या प्रतिनिधित्व जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में होगा वो अलग अलग होगा। क्योंकि आर्टिकल 55 में सीधे तौर पर कहा गया है कि निर्वाचन में विभिन्न राज्यों यानी अलग अलग राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होगा वो कैसे होगा? समान रूप में होगा। तो हमें इसकी समानता को बनाए रखने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। अब वो प्रक्रिया क्या है, वो फॉर्मूला क्या है वो? तो हम क्या करेंगे कि इसके मत की वैल्यू निकालेंगे। किसके मत की? विधायक के मत की वैल्यू निकालेंगे। अभी निकलेगी कैसे? तो हमें सबसे पहले उस राज्य की टोटल जनसंख्या को देखना होगा, पॉपुलेशन को देखना होगा कि भाई उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। अब जब हमने ये जान लिया कि भाई उस राज्य की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है वो 10 लाख है, अब हमें क्या करना है कि उस राज्यों में निर्वाचित विधायकों की संख्या देखनी है। यानी कि विधानसभा में हो सकता है कि मान लो हम यूपी की बात करें, यूपी की निकालने चाहें तो यूपी में विधान परिषद भी है, तो यूपी की हमें विधान परिषद के बारे में जिक्र नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होता है। दोस्तों, अगर कोई वीडियो ये नया कोई व्यक्ति देख रहा है जिसने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख ले, ताकि आपको ये पता लग जाए कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्यों भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य क्यों भाग नहीं लेते हैं। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, 10 लाख निकले, और मान लेते हैं कि विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 1 लाख पर एक व्यक्ति है। ठीक है, तो यहां पर टोटल विधायकों की सदस्य की संख्या कितनी निकल कर आई? 10 निकल कर आई। अब इसकी जो संख्या निकल कर आएगी, जो वैल्यू निकल कर आएगी, वो मेरे हिसाब से 1 लाख होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो क्या किया गया कि यहां पर भाई एक मामला ये है कि डिवाइडेशन किया जा रहा है, भाग दी जा रही है। और अगर भाग दिया जा रहा है तो हमें यह भी देखना होगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं। अब जब ये भाग दी जाएगी तो हमें क्या करना है? हमें अगला प्रोसेस यानी कि इसको गुना करना है 1/1000 से। क्लियर हुआ? तो जब हम इसको करेंगे तो ये संख्या क्या निकल कर आ जाएगी? अराउंड 100 के लगभग निकल कर आ जाएगी। इसका मतलब है कि एक विधायक के वोट की वैल्यू जो इस फॉर्मूला से निकल कर आई वो 100 निकल कर आई। देखिए, ये जो मामला है ना 1/1000 का, ये सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आने वाली संख्या लंबी ना हो, बड़ी संख्या ना हो, उसको छोटा डिवाइड किया जा सके। भाई 1 लाख वोट, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि यार 1 लाख वोट है, बताओ। तो इसीलिए संख्या को कम करने के लिए एक चीज रखी गई कि भाई इसको थोड़ा सा डिवाइड और कर दो और इस संख्या को और छोटा लेकर आओ। तो ये संख्या निकल कर आई कितनी? 100 निकल कर आई। इसी प्रकार से हमें सांसदों के मत की वैल्यू भी निकालनी होती है। जब हम सांसदों के मत की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। तो आगे क्या कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा के मतों का मूल्य 1 होता है।
क्योंकि तो क्या होते हैं, एमपी होते हैं, और इनके मतों की जो वैल्यू निकल कर आती है वो समान निकल कर आती है, एक ही निकल कर आती है। ठीक है, अब देखो क्या मामला है कि अगर हमने पहले क्या निकाली, हमें सबसे पहले इस प्रक्रिया में विधायकों यानी एमएलए जो हैं उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उनके मत की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम सांसद के मत की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, यानी कि हमने जो उस फॉर्मूला से एमएलए के वोट की जो वैल्यू निकाली, क्या निकाली, वोट की जो वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को हम क्या रखें ऊपर, यानी क्या निकल कर आई थी, 100 निकल कर आई थी। अब क्या करना है कि संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी है। अब हमें क्या दे, संसद यानी इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है, तो हमें यहां पर क्या देखना है, इसके निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या देखनी है और फिर उसको डिवाइड कर देना है, और जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगी, एक एमपी के मत की वैल्यू होगी। क्लियर हुआ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो भाई मामला यह है कि राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद देश का एक प्रमुख पद है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि भाई जब हम इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं तो हमें जनता की यानी भारत की जितनी भी जनसंख्या है उनकी हिस्सेदारी राष्ट्रपति को चुनने में बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होगी तो हम ये कैसे तय कर पाएंगे कि ये जो राष्ट्रपति है इसकी जो चुना गया है, जो एकता और अखंडता का प्रतीक है, इसके चुनाव में कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है। तो यानी कि हर सभी की हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए, सभी की हिस्सेदारी बराबर होगी तो तभी यह राष्ट्रपति सबका राष्ट्रपति कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके ज्यादा होने के कारण क्या किया गया कि इसकी वैल्यू अधिक रखी गई। क्लियर हुआ, और उसके बाद ये दोनों फॉर्मूलाज यानी विधायकों के मत की वैल्यू और एमपीज यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनके मतों की वैल्यू निकालने के बाद एक कोटा निकालना होता है। मतलब ये कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार जितने भी व्यक्ति हैं, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए यानी प्रेसिडेंट पद के लिए जितने भी व्यक्ति खड़े हुए हैं इलेक्शन में, उनके लिए एक कोटा निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया जाता है, एक कोटा निर्धारित किया जाता है, और उस कोटे को ही प्राप्त करना होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अगर कोई व्यक्ति इस कोटे को प्राप्त नहीं करता है तो वो राष्ट्रपति पद के जीतने के लिए लायक नहीं होता। मतलब ये कहा जाता है कि मिनिमम आपको एक, यानी कि हमारे मान लेते हैं कि 100 वैल्यू निकल कर आई थी और मान लेते हैं कि वोट निकल कर आए, कोटा निकल कर आया 10, तो मिनिमम किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 10 वोटों की जरूरत होगी। अगर ये 10 वोट नहीं है तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार मान्य नहीं होगा, वो इलेक्शन जीत नहीं सकता। चलिए देखते हैं कि कोटा किस प्रकार से निकलता है। अब कोटा निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ये जो हमने अभी मत की वैल्यू निकाली ना, वोट जो निकाले हमने, वोटों की वैल्यू जो निकाली, ये क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि एक समान रूप से अनुपात के तौर पर सभी का प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए। यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। गुप्त यानी कि सिक्योर मतदान होता है। उसके बाद से कहा गया कि इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। हमने क्या कहा, एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। अभी क्या है कि अगर आप ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ते हैं या वोट डालते हैं तो ग्राम प्रधान में मान लेते हैं कि 4 लोग खड़े हुए हैं और 4 में से मान लेते हैं एक को मिलते हैं 10 वोट, एक को मिलते हैं 50 वोट, एक को मिलते हैं 40 वोट। तो कौन सा जीतेगा इनमें से? इनमें से जीतेगा 50 वोट वाला, क्योंकि इसको सबसे अधिक वोट मिले हैं। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं है, इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो जीतेगा, जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा। लेकिन यहां पर अलग है, यहां पर राष्ट्रपति बनने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करना होता है वोटों का। ठीक है, हमने ये देख लिया था कि भाई अगर आप उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं तो आपको 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक चाहिए होंगे, 100 लोग चाहिए होंगे।
तभी आप राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको 15,000 की जमानत राशि भी जमा करनी होती है। और इस जमानत राशि के बारे में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी उम्मीदवार कुल वोटों का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी ये 15,000 की राशि जब्त हो जाएगी। अब कोटा कैसे निकलेगा? कोटा यानी कि कुल वैध मत। यहां पर क्या हो गया कि वोट डल गए हैं, ठीक है, यहां पर वोट डल गए हैं। अब ये देखा जाएगा कि कितने वैलिड वोट डले हैं। अब उन वैलिड वोटों की संख्या निकाली जाएगी, ठीक है। अब यहां पर कुल पद कितने? राष्ट्रपति का एक ही पद है, तो यहां पर एक है और इसमें +1 जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 1 + 1, और जो ये भी होगा इसमें भी 1 जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम 1 रखेंगे, ये +1 नहीं करेंगे, तो ये संख्या क्या रहेगा कि यार एक ही तो पद है, जितने वैलिड वोट है सबको एक ही मिल जाए, है ना। एक पद है उसमें 1 कर देंगे, +1 कर देंगे, ताकि संख्या को और छोटा किया जा सके और सटीक जानकारी निकल पाए। ये होता है कोटा। अब किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम कोटा प्राप्त करना होगा, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। इससे एक्स्ट्रा वोट पा सकता है, लेकिन इससे कम वोट प्राप्त करेगा तो वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी विवाद कौन सुलझाएगा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी विवादों को, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, वो सभी कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। जिसका मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवाद किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला होता है, यानी उसका निर्णय अंतिम होता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। अगर उसमें फेरबदल करना है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। क्लियर हो? अगला पॉइंट देखते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हो रहा है उसके इलेक्टोरल कॉलेज की हमने बात की, निर्वाचक मंडल की बात की। मान लेते हैं कि उसमें 100 सदस्य हैं और उनमें से एक सदस्य एब्सेंट हो जाता है और 99 प्रेजेंट रहते हैं, तो इस कंडीशन में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इस चुनाव को कि भाई हम में से एक व्यक्ति एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में ये चुनाव को टाल दिया जाए। क्योंकि देखो, संविधान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो राष्ट्रपति के पद से, यानी उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कितनी भी भयंकर त्रासदी आ जाए, संविधान ये कहता है कि किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का इलेक्शन पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी कंडीशन की वजह से राष्ट्रपति के जो नियुक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति कोई व्यक्ति, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये क्या बनता है? प्रेसिडेंट बन जाता है। अब इस प्रेसिडेंट की इसकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है कि भाई नहीं, आपने धांधली की है, हम आपके जो चुनाव है, जो नियुक्ति है, हम उसको वैध नहीं मानते। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मान ले कि ये जो प्रेसिडेंट बना है इसकी नियुक्ति अवैध है, या ऐसा कह दे कि इसने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर राष्ट्रपति का पद धारण किया है, तो राष्ट्रपति यानी कि जितने दिन भी ये पद पर रहेगा, मान लेते कि इसने 1 साल पद पर अपने काम किया, 1 साल राष्ट्रपति रहा, और दूसरे साल में जाकर ये पता चला कि भाई इसकी नियुक्ति तो अवैध है, ये तो बेकार व्यक्ति है, इसने तो फर्जीवाड़ा किया है, इसने तो अपने पद का मिसयूज करते हुए क्या किया, नियुक्ति ही अपनी मतलब खराब कर ली है, संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा तो और क्या करेगा? संविधान का पालन कैसे करेगा? क्योंकि व्यक्ति खुद अवैध तरीके से नियुक्त होकर आए। तो उस कंडीशन में इस व्यक्ति ने 1 साल तक जो भी काम किया है, वो 1 साल का काम इसका अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो उसको वैध माना जाएगा और उसे हटाया भी नहीं जाएगा, वो प्रभावी बने रहेंगे जो भी उसने। मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि कोई कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हों, ठीक है, मान लेते हैं कि भाई 3 तलाक का मामला था। अगर मान लेते कोई राष्ट्रपति 3 तलाक के विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद और न्यायपालिका को यह पता चलता कि भाई इस व्यक्ति की अवैध नियुक्ति हुई है, तो सवाल यह है कि इसने 3 तलाक पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या इस अधिनियम को समाप्त कर देना चाहिए? तो संविधान में सीधे तौर पर कहा गया है कि इसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे, वो प्रभावी रहेंगे। उसी तरीके से 3 तलाक भी प्रभावी रहता। ठीक है, समझ में आई बात? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी शेयर कर लें।
ताकि दूसरों को भी, और शेयर भी कर दें ताकि दूसरों को भी इस तरीके की वीडियोस मिलती रहे, उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, उनका भी फायदा हो जाए, आपका तो फायदा हो ही रहा है, हमारा भी फायदा हो जाए, थोड़ा उनका भी फायदा हो जाए जो स्टूडेंट हैं दूसरे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अब हमारे टॉपिक पर बात होती है राष्ट्रपति की पदावधि की, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रह सकता है। देखिए आर्टिकल 55 में क्या कहा गया, आर्टिकल 55 में सीधे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, क्या बताया गया, निर्वाचन की विधि, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया से होगा, किस प्रकार से होगा। और आर्टिकल 56 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, पदावधि क्या होगी। ठीक है, देखो क्या कहा गया है कि पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का हुआ, 5 वर्ष का हुआ। अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र वो किसे दे सकता है, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप सकता है, यानी 5 साल के अंदर भी। कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग द्वारा भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है अपने पद पर रहते हुए या मिसयूज करता है तो उसे संसद के द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। अब महाभियोग क्यों रखा गया कि भाई इसे अदालत क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि एक तरफ तो कहा है कि अगर उसकी नियुक्ति अवैध होगी या चुनाव से संबंधित जो भी मामला देखा जाएगा वो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो भाई इसके कार्यकाल, यानी कि इसने अगर कोई क्राइम किया है तो उसको भी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाना चाहिए। लेकिन संविधान ने इसको छूट दी है, ये कहा है कि राष्ट्रपति जब तक अपने कार्य पर रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा, तब तक उस पर कोई भी न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती या उसकी अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सकता। और इसी चीज के चलते वहां पर संविधान में संसद को एक अधिकार दिया गया महाभियोग का, कि भाई अगर आपको लगे कि राष्ट्रपति ने कोई गलत काम किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है या राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने संविधान का मिसयूज किया है, तो उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश करने के से छूट दे दी है और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि भाई राष्ट्रपति हो तो ये मतलब मत समझना कि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई है या ये कहा गया है कि आप जब तक अपने पद पर हैं आपको अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें या संविधान का उल्लंघन कर लें। अगर ऐसा करते हैं तो एक प्रक्रिया हम रख रहे हैं महाभियोग, संसद आपको आपके पद से हटा सकती है अगर आप संविधान का उल्लंघन करते हैं या उसका अतिक्रमण करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के उपरांत भी वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। क्या कहा गया कि भाई राष्ट्रपति के मान लेते हैं कि 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन किसी कारण से इतनी बड़ी भयंकर कोई त्रासदी हुई या कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जिनकी वजह से इन 5 सालों में राष्ट्रपति का इलेक्शन करा पाना संभव ना हो पाया हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति 5 साल के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक बने रहेंगे, यानी कि तब तक बने रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर या नियुक्त होकर अपना पद ग्रहण ना कर ले, चाहे वो 5 साल क्या 6 साल क्यों ना हो गए हों। ठीक है, 5 साल 6 महीने क्यों ना हो गए हों, यानी 5 साल से ऊपर कितने भी दिन क्यों ना हो गए हों, राष्ट्रपति को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई आपके 5 साल हो गए आप हट जाइए। तो संसद में ये कहा गया है कि भाई एक महत्वपूर्ण पद है, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, अगर खाली छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर प्रधानमंत्री काम कैसे करेगा, फिर संसद को अगर कानून बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएगी, क्योंकि हमें यह भी पता है कि संसद का अभिन्न अंग होते हैं राष्ट्रपति, उनके बिना कोई कानून ही नहीं बन सकता, उनके बिना कोई अधिनियम ही नहीं बन सकता। समझ रहे हैं? तो इस कंडीशन में इसीलिए ये तौर पर संविधान में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई। आर्टिकल 57 में यह कहा गया है कि भाई क्या राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में तो ऐसी प्रक्रिया है कि 2 बार से अधिक राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रह सकता, यानी कि तीसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो क्या भारत में भी ऐसी कोई प्रक्रिया है कि 2 बार बनेगा या 3 बार राष्ट्रपति बनेगा, या बनेगा ही नहीं एक बार के बाद? तो हम स्पष्ट तौर पर यह कह दें कि भाई भारत में
अगर मैं आपको बताऊं तो भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है, वो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। और संविधान में ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है, ऐसा कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है जो इस बात को स्पष्ट कर पाए या इस बात को ये बता सके कि भाई राष्ट्रपति कितनी बार इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि संविधान में ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाता हो। क्लियर हो? यानी कि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई शब्द या कोई प्रतिबंध या कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है जो इस बात का जिक्र करे कि राष्ट्रपति कितनी बार नियुक्त हो सकता है। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है या 3 बार हो सकता है। इस बात का कहीं पर भी संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, हमने बात की थी अभी कि भाई अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है, उसके अलावा वो तीसरी बार निर्वाचित नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगली बार हम इसके अगले वीडियो में इसके राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं हैं उनकी बात करेंगे, उनके शर्त की बात करेंगे, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इस बात का जिक्र हम करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाए। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें प्लीज़, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और जो व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे या अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो जाए। ठीक है, इसी तरीके की हम वीडियो लाते रहेंगे। राष्ट्रपति को पहले कवर करेंगे, पूरे राष्ट्रपति को कवर करेंगे। देखिए इसमें आने वाले वीडियो में इसकी योग्यताएं, शर्तें और शपथ कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब हम उनकी वीडियो लेकर आएंगे तो उसके साथ साथ हम उनके क्या जो देख लेंगे, उनकी कुछ जो शक्तियां दी गई हैं, विशेष शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को, उनकी शक्तियों पर बात कर लेंगे। जैसे भाई विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक है, आपातकालीन शक्तियां हैं, वीटो शक्तियां हैं। इस प्रकार की वीटो शक्तियों की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद जब राष्ट्रपति खत्म हो जाएंगे तो हम अगले उपराष्ट्रपति को देखेंगे। या कोई भी चैप्टर आप कमेंट करके बता दें मुझे कि भैया हमें इस पर डिटेल वीडियो चाहिए। देखिए ये तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है और फैक्चुअल वीडियो है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो यानी कि पूरी कहानी जाननी हो कि राष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसका क्या काम होता है, कैसे होता है, या इसके अलावा भी कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम बनाएंगे। ठीक है, और पूरी कहानी आपको बताई जाएगी। हिस्ट्री की कोई वीडियो हो उस पर भी आप बात करें। ठीक है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको क्या पसंद आई है, कहाँ से पसंद आई है। अगर आपको कमियां भी लग रही हैं तो आप मुझे कमियां भी बताएं ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसे दूर कर सकूं, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मुझे कमियां नहीं बताएंगे मेरी तो मैं फिर आगे उनमें सुधार नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।